दोस्तों, मैं विजय कुमार और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। मतलब हम उस एक्सीलरेशन की बात करेंगे क्लास में आज जो एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। अब आओ, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं अपन, तो आई होप कि वो सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन क्या था? F/m है ना। यूनिट मास की बॉडी पे जो फोर्स लगती है उसे अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। m मास की बॉडी पे फोर्स लग रहा हो तो यूनिट मास पे F/m, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या है इसमें? यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी चर्चा अपन बहुत पहले कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई? न्यूटन सेकंड लॉ से बात करें अगर, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब इस फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मास यहां से कैंसिल, तो एक्सीलरेशन ये आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर। मतलब जिसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड बोला करते थे, बेसिकली वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और डायमेंशन वाइज भी आप अगर देख लो तो फोर्स बाय मास क्या होता है? एक्सीलरेशन। क्लियर सी बात है। मतलब अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात बोल रहे हैं अपन, मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। मतलब मैं फिर से आपको बोलूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं ये। अब हम ये सारी चीजें पहले अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। आओ, जहां धरती माता जहां रहते हैं अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले अर्थ की सरफेस पे बात करें कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। तो एक चीज जरा ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं ये। अब जरा ध्यान दें, किसी भी अर्थ है क्या? सॉलिड स्फीयर है ना। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से r दूरी पे अंदर में या सेंटर से r दूरी पे बाहर में ग्रेविटेशन, ये हमने पहले पढ़ के, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड कर रहे हैं तो पुरानी वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट में जो मैंने बना रखे हैं। सेंटर से r दूरी पे ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा था हमने m इस स्फीयर का मास बाई r³ इनटू r। और अगर बाहर वाले पॉइंट पे बात करें, ये इनसाइड था E in और ये E out, आउटसाइड था gm बाई r²। तो सरफेस पे अगर फील्ड निकाली, तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आपको कि सरफेस जो है वो अंदर और बाहर का इंटरफेस है, बाउंड्री है दोनों का, इनसाइड और आउटसाइड का। मतलब सरफेस पे अगर आपको फील्ड निकालनी है तो आप दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पे। जरा ध्यान दें प्लीज। जैसे कि अगर इस स्फीयर के सरफेस पे आपको फील्ड चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन सरफेस, तो सरफेस पे आ गए, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? कैपिटल आर, रेडियस के बराबर। अगर आप सरफेस पे हैं तो ये दूरी जो है वो है रेडियस के बराबर, ये है रेडियस आर के बराबर। तो ऐसे केस में अगर आप यहां पे आर रखोगे कैपिटल आर, तो कट के ध्यान से देखना, जरा मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पे, तो कमाल की चीज है, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रखेंगे तो एक कट जाएगा gm/r², और यहां भी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे gm/r², वही चीज मिलनी है। तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आ गई? gm/r²। m को रिप्लेस कर दें मास ऑफ अर्थ से, और r को रिप्लेस कर दें रेडियस ऑफ अर्थ से, क्योंकि जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किसके लिए है? अर्थ सरफेस के लिए। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे है, ग्रेविटेशनल फील्ड ही आपके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसे डिनोट करते हैं अपन, अगर सरफेस पे अगर निकाल रहे हैं तो स्मॉल g से। तो आज के बाद मैं तीसरी बार क्लास से बोल रहा हूं कि आज के बाद स्मॉल g, जो पहले आपने कितने बार प्रोजेक्टाइल से लेके मोशन में कितने बार यूज करा है,
स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को इसे आप चाहे तो एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दें, और अर्थ की स्पेशली ये नोटेशन होगा स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गया कैपिटल जी, एम की जगह मास ऑफ अर्थ, आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू होती है इतनी, जैसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ये नहीं कि सरफेस के थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 100 मीटर ऊपर भी जाएंगे तो रेडियस पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है, 6400 किलोमीटर। उसमें अगर 150, 10, 20 किलोमीटर ऊपर चले भी गए तो 6400 की कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो अर्थ के आसपास में, मतलब जरूरी नहीं कि सरफेस पे खड़े ही हो, ऊपर भी थोड़ा बहुत चले गए 10, 20, 50 किलोमीटर तो फर्क नहीं पड़ता। तो जी की वैल्यू रहेगी इतनी। अब ये काम मैं आपको दे रहा हूं, ये गुना भाग है। कैपिटल जी आपको मालूम है, मास ऑफ अर्थ गूगल कर लो कितना है देख लो, रेडियस ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो ऑन सॉल्विंग कैपिटल जी की वैल्यू आती है नियरली 9.8, जो बड़ा प्रचलित है। 9.7999 भी किताबों में मिलेगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के नजरिए से अगर जो हम पहले भी प्रोजेक्टाइल वगैरह में या मोशन ग्रेविटी में जब चर्चा कर रहे होते थे तो 9.8 ही लेकर काम करते थे। तो मास ऑफ अर्थ, वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो वो गूगल करके देख लेना कितना है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, और जब एसआई यूनिट में इवैल्यूएट करेंगे तो गुना भाग कट के इतना ही मिलेगा, नियरली 9.799 या वही 9.8 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सरफेस पे हूं या आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा बहुत मतलब ये नहीं कि 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए, थोड़ा बहुत मतलब इतना हाइट की वो रेडियस के तुलना में कुछ ज्यादा ना हो। 5 किलोमीटर भी ऊपर चले गए 6400 की कंपैरिजन में 5 वो 1% भी नहीं है ना। तो अर्थ सरफेस के आसपास रहेंगे अगर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रही। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारा टॉपिक है वेरिएशन। तो जाहिर सी बात है कि वेरिएशन नोटिस तब करोगे आप जब अर्थ सरफेस के अंदर जाओगे, अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे, और जाहिर है इस फॉर्मूले में मैंने अर्थ का रोटेशन कंसीडर नहीं करा है, माना है स्टेशनरी है तो रोटेशन का इफेक्ट। तो तीन तरह के वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, डेप्थ के अंदर, हाइट पे, और अर्थ के रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट होगा। हम चर्चा करते हैं एक करके, आप जल्दी से वीडियो पॉज की सारी चीजें नोट कर ले। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब चलते हैं अर्थ सरफेस के अंदर। अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे। अर्थ सरफेस है क्या? अर्थ है क्या? सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं। एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप नहीं है अर्थ का, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पस से मान ले रहे हैं अपन कि ये स्फेरिकल शेप का है। आइए तो पहला वेरिएशन देखते हैं अपन, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ डेप्थ इनसाइड, एट अ डेप्थ इनसाइड। अर्थ सरफेस के अंदर चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं अपन। आइए देखिए, मान लो यह है अर्थ, ME अर्थ का मास, और RE नोटेशन अर्थ का रेडियस। सेंटर से हम यहां पे R डिस्टेंस पे है, लेकिन डेप्थ की बात कर रहे हैं तो डेप्थ सरफेस से मेजर करते हैं। तो मान लो कि सरफेस से ये जो गहराई है, हम D डेप्थ अंदर गए, यहां से खुदाई करी और D डेप्थ अंदर चले गए। अब ध्यान देना, तो इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है। अब ये सब चीजें जबान पे होनी चाहिए अपनी, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, Gm/r³ इनटू स्मॉल r, है ना। ये फॉर्मूला इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि आप रेफर कर सकें, याद हो तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई Gm, m की जगह मास ऑफ अर्थ, r की जगह रेडियस ऑफ अर्थ Re³ इनटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन उसे जी से डिनोट नहीं करेंगे। जी का नोटेशन किसके लिए है? सरफेस, अर्थ सरफेस पे है। तो अब सरफेस के अंदर चले गए अपन, तो जी न लिख के मैं लिख रहा हूं जी डैश, ध्यान देना। तो यह आ गया जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब, और स्मॉल आर को यहां से आप देख लो जरा, ये डिस्टेंस आर ई, स्मॉल आर प्लस डी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, लिख सकते हैं ना अपन। मतलब यहां से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई डेप्थ के टर्म्स में? आर ई माइनस डी। स्मॉल आर को लिख दिया मैंने आर ई माइनस डी। तो जी डैश इज इक्वल टू मिल गया यहां से, एक आर ई अगर अंदर कर दें तो आ गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये एक आर इधर भेज दें तो आ गया आर ई रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये देख लें। तो जी डैश इज इक्वल टू, और ये जरा ध्यान से देखना जरा, ये कोई कमाल की चीज नहीं है, ये अभी पढ़ा हमने कि ये जो चीज है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब इसकी जगह चाहे तो लिख दे स्मॉल जी, और ये आ गया आर ई माइनस डी, मतलब 1 माइनस डी आर ई अपॉन आर ई, 1 माइनस डी अपॉन आर ई। मतलब अर्थ सरफेस के अंदर गए अगर, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरीके से वेरी करेगी, और ये रहा आपका फॉर्मूला। और यहीं से अगर डायरेक्ट लिखना चाहूं मैं, देखो ये स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से अंदर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्या बोला हमने? जी डैश। ग्रेविटेशनल फील्ड बोले या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले, वही चीज है। तो अंदर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको बोला मैंने जी डैश, है ना। और ये आ गया जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब इनटू स्मॉल आर, वही लिखा जो मैंने यहां पर लिखा है। तो जरा ये देख लें कि अंदर में एक्सीलरेशन, ये सारा का सारा टर्म तो कांस्टेंट है भैया। कैपिटल जी कांस्टेंट, अर्थ का मास कांस्टेंट, अर्थ की रेडियस कांस्टेंट, मतलब जी डैश में ये सारा का टर्म कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्टली आर पर डिपेंडेंट है। आर बढ़ाओगे तो जी डैश बढ़ेगा, आर कम करोगे जी डैश कम होगा। आर जीरो मतलब कहां पहुंच गया? अर्थ के सेंटर पे, तो जी डैश जीरो। तो जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के अंदर में। छोटे क्वेश्चन बना लेते, जेई मेन में खासतौर पे पूछते हैं वो लगातार, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के, तो जाहिर है वो पॉइंट कहां पर है? वो पॉइंट है स्फीयर के या अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मैं ग्राफ वगैरह बनाऊंगा तो उसकी बात करूंगा मैं। तो ये रही कहानी इनसाइड द अर्थ। ये रही जी डैश की वैल्यू डेप्थ के टर्म्स में, और ये रही जी डैश का वेरिएशन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर उसके रेस्पेक्ट। आर क्या है यहां पे? आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये अर्थ के अंदर की कहानी। अब हम पॉइंट को लेके चलते हैं अर्थ सरफेस के बाहर। आप चाहें तो वीडियो पॉज के सारा नोट कर लें। अब हम आते हैं पॉइंट को लेकर अर्थ सरफेस के बाहर। अभी हमने डेप्थ पे देखा, अभी जाते हैं हाइट पे, लेके जाते हैं पॉइंट को अर्थ सरफेस के बाहर। एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ हाइट, किसी हाइट पे। अर्थ सरफेस से बाहर आ गए अगर, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर स्फीयर के बाहर आके बात करो आप, तो चाहे ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड हो, कोई सी भी चीज निकालनी हो, आप स्फीयर को ट्रीट कर सकते हैं एक पॉइंट साइज के पार्टिकल के जैसा, जो उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा होता है ना, सेंटर पे रखा होता है। बाहर में ये ग्रेविटेशन फील्ड, आ जाओ भाई, ये गोला अपना पृथ्वी, धरती माता, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहां से सेंटर से मान लो सरफेस से ये h हाइट पे चले गए ऊपर, ये सरफेस से, और रेडियस तो आ रही है ही इसका,
है ना। तो आउटसाइड बाहर के किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ये GM अपॉन R स्क्वायर, बाहर में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी को अपन बोल रहे हैं, बाहर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हमने बोला G डबल डैश, अंदर वाले को G डैश बोला, इसलिए मैंने बाहर वाले को G डबल डैश बोल दिया, कुछ भी बोल दो, उसका कुछ नोटेशन फिक्स नहीं है। अब जरा ध्यान दें, G M की जगह मास ऑफ अर्थ, चर्चा इस बार अर्थ की होगी। ये फॉर्मूला तो मैंने लिखा सिंपली सॉलिड स्फीयर वाला, अर्थ को भी कंसीडर कर रहा हूं मैं सॉलिड स्फीयर ही, तो ऐसे में मास की जगह मास ऑफ अर्थ। R ध्यान से देखना जरा, R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, यहां पे जो आप देख रहे हैं R है यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ध्यान से देखना जरा, सेंटर से ये दूरी जो होगी वो कितनी, ये तो अर्थ सरफेस से हाइट है, हम सरफेस से h ऊपर गए, तो सेंटर से कितनी दूरी हो गई RE प्लस h, मतलब स्मॉल r स्क्वायर को लिख सकते हैं RE प्लस h का स्क्वायर। ये अब ध्यान दें, सरफेस पे पढ़ा हमने G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, मतलब यहां से आप चाहें तो लिखते हैं GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट मैंने, तो रख दो यहां पे आप, तो G डबल डैश इज इक्वल टू कितना मिल गया GME, ये जो टर्मिनोलॉजी है यहां पे इसकी जगह लिख सकते हैं GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस h का स्क्वायर। आप सरफेस से गए अगर ऊपर, तो ये है वेरिएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, और याद रख ही लो क्योंकि जरूरत तो पड़ती है इसकी। हाँ, वेरिएशन की बात करें तो मैं यहीं से उठा के लिख दूं, कहां से, ये वाला पॉइंट, ये ध्यान दो, यहां से लिख रहा हूं, ये यहां से लेके आ रहा हूं। बाहर में जो ग्रेविटेशन फील्ड उसको हमने बोला G डबल डैश, M की जगह मास ऑफ अर्थ बाई RE के फॉर्म में रहने देता हूं, ध्यान देना। छोटी सी चीज और भी बतानी सर, यहां से ये डायरेक्ट लेके आ रहा हूं, ये तो हो गया अपना। एक थोड़ा सा वेरिएशन का जरा देखो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। बाहर में जो ग्रेविटेशन फील्ड उसको हमने G डबल डैश बोला, देखो G डबल डैश, M की जगह मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस सेंटर से लेता हूं मैं, RE रहने देता हूं, तो देखो जरा, ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, तो G डबल डैश आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब R बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, अर्थ से दूर चलते चले जाओगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, और अगर सेंटर से अगर अंदर में देखो R बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है G की, लेकिन बाहर में R बढ़ रहा है तो G की वैल्यू कम हो रही है। अंदर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अब थोड़ा एक अप्रॉक्सीमेशन में जरा उसकी चर्चा भी कर ही लेते हैं अपन, आइए देखिए। तो यहां पे दो चीजें आ गई, यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैंने आपको एक तो बता दिया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एनालिसिस में जरूरत पड़ती है इसकी, ये मैथमेटिकल वेरिएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, और एक और है रिजल्ट, अप्रॉक्सीमेशन है वो, मतलब जो रिजल्ट ये लेकर आए ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, कैसे जरा देखना। G डबल डैश इज इक्वल टू GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें से RE अगर कॉमन कर लूं मैं, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो हो जाएगा RE स्क्वायर, अंदर में बच जाएगा 1 प्लस h बाई RE स्क्वायर। ध्यान दें, कोई खतरनाक सी चीज तो लिखी नहीं मैंने यहां पे, है ना। RE बाहर निकाला है यहां पे, तो आ गया RE का कॉमन किया तो 1, यहां गया h बाई RE स्क्वायर है, तो बाहर आया RE स्क्वायर, ये RE स्क्वायर कैंसल आउट, तो G डबल डैश की वैल्यू आ गई यहां से G, ये वाला टर्म अगर ऊपर लेके गए तो आ गया 1 प्लस h बाई RE की पावर -2। क्लियर पॉइंट ये। अब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, अब ये थोड़ी सी चीजें ऐसी जो शायद आपने, अगर आप बिगिनर हैं, अगर 11th स्टूडेंट है, अभी ज्वाइन किया है, तो शायद अभी आपने वो पढ़ा ना हो, तो इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसे याद रखें। मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम में ये सब चीजें डिटेल में पढ़ोगे आप। 1 प्लस x की पावर n
इसका जनरल एक्सपेंशन है, इसलिए इसका फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, फिर आगे एक्स क्यूब, इस तरह के टर्म्स आते रहते हैं। इस एक्सपेंशन की फिजिक्स को पढ़ती बहुत बार जरूरत, ये मौका पहली दफा ऐसा है जो आपको इस तरह की चीज में बता रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में इसका इस्तेमाल और भी देखेंगे आप, तो जरा ध्यान रखिए प्लीज। ये एक्सपेंशन है जनरली 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू, ये रूट नहीं, फैक्टोरियल का नोटेशन है, तो अभी वो ऐसा साइन भी देते हैं बहुत बार फैक्टोरियल में, वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, जैसा आपने पढ़ा है वैसा लिख लो, 2 इस तरह, ऐसा फैक्टोरियल ऐसा भी लिखते हैं, फिर आगे क्यूब मिलेगा, पार्ट 4 मिलेगा, ये एक्सपेंशन है जनरल। अब जरा ध्यान दीजिए प्लीज, अगर मान लो x काफी स्मॉल है, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि x की वैल्यू है 0.01 फॉर एग्जांपल, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0001, x क्यूब की और स्मॉल हो जाएगी वैल्यू, तो x अगर काफी स्मॉल है तो x स्क्वायर x क्यूब जो हायर पावर्स हैं वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। यहां पे अगर आप तुलना करें, इस एक्सपेंशन की तुलना अगर आप इससे करें तो n की जगह पे क्या नजर आ रहा है -2 और x की जगह पे क्या नजर आ रहा है h/re। तो अगर h जो है वो काफी कम है, h इज मच लेस देन re, तो अगर h हाइट अगर मान लो कि 50 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूं मैं, 50 h है 50 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, 100 ही ले लो, 100 किलोमीटर, 100 ही लिया, और सरफेस 100 किलोमीटर हाइट पे गए, h की जगह में देखो यहाँ पे 100, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं काम, ये 100 रख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो डिवाइड करोगे तो ये आ गया 1/64, 1/64 की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट दिया तो आ गया 10, कुछ नहीं हुआ, फिर 0 दिया तो आया 100, फिर एक बार में आया 0.01, ये देख लो, अगर 100 किलोमीटर ऊपर गए, h अगर 100 किलोमीटर से, तो h/re, ये क्या निकाला है मैंने, ये है h और ये है re, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0. कितना स्मॉल आ रहा है, स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल हो जाएगा, इसलिए अगर हम चाहें तो स्क्वायर क्यूब जो हायर पावर्स हैं वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यही समझाना चाहे मैंने आपको हाइट 100 किलोमीटर लेकर के कि h अगर मान लो कि 100-150 ऐसा लिया हमने, तो वो अर्थ के रेडियस की तुलना में बहुत कम है, h/re की वैल्यू 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो चलो कुछ दिखा, लेकिन स्क्वायर क्यूब कर दोगे तो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद असर डालेगा, तो वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन कैलकुलेशन के पर्पस से। दैट इज व्हाई ये जो टर्म लिखा मैंने कि h इज मच लेस देन re, इसका मतलब है कि हायर पावर्स ऑफ h/re can be neglected। ये अभी आपको बताया मैंने कैसे 100 किलोमीटर भी चला गया मैं ऊपर, तब भी देख रहे थे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, h/re स्क्वायर कर रहे थे तो बहुत स्मॉल हो रही थी वैल्यू, है ना। तो यहां से आओ भाई, तो g" इज इक्वल टू मिल गया g, अब ध्यान से देखना फॉर्मूला लगा रहा हूं, n की जगह nx है ना, तो n की जगह यहां पे क्या है -2, n की जगह -2, x की जगह क्या है h/re, और जो हायर पावर से h²/re², ये सब काफी स्मॉल वैल्यूज होंगी तो उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। तो अगर हाइट जो है, जिस हाइट पे गए हैं आप, वर्क के रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट यूज कर सकते हैं आप। 100 किलोमीटर तक दिखाया मैंने आपको कि असर नहीं पड़ रहा, तो 100-200 किलोमीटर तक जाए, 6400 किलोमीटर का रेडियस है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मान लो डेसिमल के 2 डिजिट तक असर नहीं पड़ रहा, तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं आप ये। तो अगर हाइट अर्थ के रेडियस की तुलना में बहुत कम है, तो अप्रॉक्सीमेट करने के बाद रिजल्ट ये रहा। तो अगर कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ये नहीं कोई बोले कि 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए, 1600 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो अर्थ के 1600-6400 की तुलना में नेग्लेक्ट नहीं करा जा सकता। 1000-6400 किलोमीटर जो अर्थ की रेडियस है, उसकी कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप।
लेकिन 6400 किलोमीटर की तुलना में 150 200 नेग्लेक्टेबल है वो। एटलीस्ट डेसिमल के 2 डिजिट तक दिखाया भी मैंने आपको कि वो है। तो अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि 1600 किलोमीटर पर चले गए, अर्थ के रेडियस के हाफ रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर RE/2 चले गए ऊपर, तब तो यही यूज होगा, ये यूनिवर्सल है। लेकिन अगर हम लोग इतना अब इसी में अगर मान लो कि 6400 है प्लस 100 जोड़ 6500 होगा, तो अगर आप चाहते हो कि ये यूज नहीं करना तो आप ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइट नेग्लिजिबल है अगर अर्थ के रेडियस की तुलना में, तो इससे आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, ये एक्यूरेट रिजल्ट है, और ये रहा मैथमेटिकल वेरिएशन। अब एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं अपन वेरिएशन का। जल्दी से आप वीडियो पॉज के सारी चीजें नोट कर लें। जी डबल एच की वैल्यू हाइट की तुलना में, जी डबल एच का वेरिएशन आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के रेस्पेक्ट में, जी डबल एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद। अब मतलब इसका प्लॉट बना दे, मैथमेटिकल वेरिएशन थोड़ा दिखा दें ग्राफ में। तो ग्राफ देखिए कैसा बनेगा इसका ग्राफ नजर आएगा आपको कुछ इस किस्म का। सेंटर पे देखो जी डैश, ये अंदर की बात करें, इनसाइड, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जी डबल डैश आउटसाइड, बाहर की बात कर रहे हैं, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी चर्चा करा, अभी सामने लिखा है आपके। तो आर 0 तो ग्रेविटेशन फील्ड 0, ओरिजिन से ग्राफ होगी स्टार्ट, और ये बढ़ते बढ़ते सरफेस पे आके हो जाएगी मैक्सिमम। ये ग्राफ है, यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की जगह पे स्मॉल आर है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी साहब कंफ्यूज ना हो जाए, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन। अब आर में आर अगर इनफाइनाइट एकदम अनंत पे चले गए, अर्थ से अगर अनंत दूरी पे चले गए, तो ग्रेविटेशन कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब 0। तो इन्फिनिटी पे ये लाइन ही कर्व होगी, और इन्फिनिटी पे जाकर के कहीं पर ये ऐसे टच करेगी, अनंत पे जाके। तो बाहर में आ गया जी डबल डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमने 3 चीजें देखी, अर्थ सरफेस पे एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी कितना, अर्थ सरफेस के अंदर गए तो कितना, अर्थ सरफेस के बाहर गए तो कितना, अर्थ सरफेस के बाहर गए तो एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट भी है, ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट। हम मैथमेटिकल वेरिएशंस भी जान चुके हैं अब अंदर बाहर के, कि अंदर में लिनियरली वेरी कर रही है, बाहर में जो वेरिएशन में पहले भी इस तरह ग्राफ बना ड्रॉ कर चुका हूं मैं। ये कैसा ग्राफ है, ये क्या बोलते हैं सेवन, हाइपरबोलिक ग्राफ है। y is inversely proportional to x square, y is inversely proportional to x square, ये ग्राफ है हाइपरबोलिक। ऐसी चर्चा हमने पहले भी करी हुई है, ग्रेविटेशन नहीं कराया। तो जल्दी से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब हम कहानी शुरू करते हैं कि अर्थ के रोटेशन, अभी तक मैंने जो डेरिवेशंस दिखाए आपको, उनमें मैंने अर्थ का रोटेशन कंसिडर नहीं करा, जबकि सच्चाई ये है कि अर्थ के रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूं, जल्दी से आप इसे नोट कर ले, मिलते हैं तुरंत। अब चलिए अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट देखते हैं अपन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। आइए चर्चा करते हैं। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट मान लो मैकेनिकल वेलोसिटी से घूम रही है, वो निकाल भी सकते हैं अपन, ये इक्वेटोरियल लाइन, और मान लो इससे इक्वेटोरियल लाइन से फाई एंगल पे कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कुछ भी मास m की है मान लेते हैं अपन। इस फाई एंगल को क्या बोलते हैं अपन, इस फाई एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड। ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा आपने ये। अच्छा ये एंगल मान लो, ये वाली एंगल की बात करते हैं, ये एंगल, तो ये एंगल क्या कहलाता, इसे कहते हैं अपन को लैटिट्यूड। ये सब याद रखना आप, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में नाम लेते हैं ये। इक्वेटोरियल लाइन के साथ तो पाई, और ये पोलर वाली लाइन के साथ तो इस वाले एंगल को बोलते हैं अपन, एंगल कितना हो जाता है 90 माइनस पाई, तो ये कहलाता को लैटिट्यूड। घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट मैकेनिकल वेलोसिटी से, तो ये वाली जो पार्टिकल है ये भी घूमती हुई नजर आएगी एक सर्कल में, है ना। इस सर्कल पे रिजल्ट बॉडी अगर रोटेट कर रही है, तो रिजल्ट बॉडी का हर पॉइंट क्या करता है, सर्कुलर मोशन, रोटेशन में पढ़ चुके हैं अपन।
इसके सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, ये रेडियस, इसके सर्कुलर मोशन का रेडियस हम चाहे तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं भाई, है ना, छोटी सी बात है, निकाल सकते हो आप। जैसे ये पाई, तो ऑल्टरनेट से ये एंगल भी पाई, ये अर्थ का रेडियस आर ई, और ये जो सर्कल में घूम रहा है सर्कल का रेडियस मान लो स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर निकाल सकते हैं ना अपन रेडियस, cos पाई इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं मैं, cos पाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस स्मॉल आर, हाइपोटेनस ये अर्थ का रेडियस, ये 90 का एंगल हुआ ना ये, इसके सामने वाला साइड आर ई। तो ये जो पार्टिकल है फाई लैटिट्यूड पे, पार्टिकल बॉडी जो भी बोल दो, वो घूम रही है जिस सर्कल पे, उसका रेडियस यहां से मिल जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई कॉस पाई। जरूरत पड़ेगी भी सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन थोड़ी देर में। अब आइए, इस पार्टिकल पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगी, अर्थ के फ्रेम में है अपन, तो अर्थ कैसी फ्रेम है, क्या ये इनर्शियल फ्रेम है? हम एनालिसिस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या जहां कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, अर्थ को मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम, हमें रेस्ट में नजर आती है, रोटेशन का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट कंसिडर करेंगे आप, तो अर्थ एक इनर्शियल नहीं, बाकायदा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। याद रखना, अर्थ क्या है, नॉन इनर्शियल। लेकिन ये कंसिडर कब करते हैं अपन नॉन इनर्शियल, जब अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट कंसिडर करोगे। तो अगर अर्थ का रोटेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं आप, तो अर्थ इनर्शियल का ट्रीट करते हैं जैसे पहले कर रहे थे, तो है ये नॉन इनर्शियल। तो एक तो ग्रेविटी खींचेगी इसे अपनी तरफ, ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगता है, सेंटर की तरफ, तो ये mg, ध्यान दे प्लीज, आ रही यहां रेडियस यहां से मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये mg से अट्रैक्ट करेगी सेंटर की तरफ और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इसके सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना है, ओमेगा, तो पूरे बॉडी के लिए वही होगी। रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी पूरे सिस्टम के लिए वही होता है, तो अर्थ का ये जो ओमेगा है वही इसके लिए भी है। इसके सर्कुलर मोशन का रेडियस है यार, तो इस पे फोर्स लगेगी m ओमेगा स्क्वायर r, स्मॉल r, जो इसके सर्कुलर मोशन का रेडियस है। अब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल हो गया भाई, ताकि रिजल्टेंट फोर्स निकाल सके अपन। तो ये पाई अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ध्यान देना, तो ये देखो आप, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, मतलब ये पाई है, तो जाहिर है कि ये भी पाई हो गया। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना हो गया, पाई, मतलब 180 माइनस पाई, 180 माइनस पाई mg और m ओमेगा स्क्वायर r के बीच में एंगल। तो अर्थ के सरफेस पे पार्टिकल या बॉडी कहीं पर भी हो, उस पर साइमल्टेनियसली उसी वक्त पे दो फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं, एक mg ग्रेविटेशनल पुल और एक सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर r। ये मैंने अवे फ्रॉम द सेंटर क्यों दिखाया है भाई, अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है, तो हम रोटेटिंग फ्रेम पे बैठ के अगर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर तो रोटेटिंग फ्रेम पे अगर बैठ के एनालिसिस करोगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, सर्कुलर मोशन पड़ा था अपन ने, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये पाई, तो इतना एंगल हो गया 180 माइनस पाई, 180 या पाई जो बोलो, पाई माइनस पाई। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास m, ऑन बॉडी, तो रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं अपन, मान क्या लेते हैं, निकाल लेते हैं, इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है mg का और m ओमेगा स्क्वायर r का। ये आ गया, क्या होता है दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वही लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर mg का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, cos थीटा की जगह पे एंगल है पाई माइनस पाई यहां पे, तो cos पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई अंडर, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का ये था फॉर्मूला हमारे पास। अब इससे जो नेट g एक्सपीरियंस होगी उसे बोल देते हैं अपन g, क्या बोलूं मैं, g डैश बोला था अंदर, g डैश बाहर, ट्रिपल डैश बोल देता हूं, g ट्रिपल डैश। नया एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा ये
सिर्फ mg नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो इसलिए g नाम के कुछ नया एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करेगा जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो हो गया m, अगर बाहर निकाल दो सब में तो m बाहर निकाल दें तो ये बच गया g स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का आ गया ओमेगा टू दी पावर 4 r स्क्वायर, m बाहर तो m स्क्वायर m तो निकाल ही दिया बाहर, cos पाई माइनस पाई क्या होता है माइनस cos पाई, cos 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, इसलिए माइनस 2 m तो बाहर निकल गया तो 2g ओमेगा स्क्वायर r cos पाई। ये कैसे लिखा है मेरे बंधु, ये माइनस साइन कैसे आ गया, cos, वैसे तो आप धुरंधर लोग हैं समझते ही होंगे, cos पाई माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस cos पाई। अब m तो खैर कैंसिल, g ट्रिपल डैश ये ढूंढ रहे हैं अपन कि ये होगा क्या, इसका वेरिएशन कैसे होगा रोटेशन के साथ। अब जरा ध्यान दें प्लीज, ओमेगा टू दी पावर 4, ओमेगा की वैल्यू है कितनी वो देखते हैं, थोड़ा फील के लिए लो। ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अर्थ एक चक्कर काटती है 24 आवर्स में, है ना, 24 घंटे का पूरा दिन रात मिला के होता है, पूरा चक्कर 24 घंटे में, तो एक चक्कर काटेगी अर्थ तो एंगल कितना बनेगा 360, और टाइम कितना लेगी 24 आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखें तो 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, इतनी रेडियन पर सेकेंड ये है अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी। आप खुद ही देखिए क्या ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, डेफिनेटली है। 2 पाई, पाई कितना होता है 3.14, तो 2 पाई मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास वैल्यू, और 6 बाई 3600 इंटू 24 कितनी स्मॉल वैल्यू होगी। तो ओमेगा इतनी स्मॉल वैल्यू है तो ओमेगा टू दी पावर 4 ये वाला जो टर्म है ये नेग्लेक्ट करने लायक है, ये नेग्लिजिबल है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, हाँ कर सकते हैं अपन। आप देख रहे हो ओमेगा इतना कम है, 0.00 कितनी स्मॉल वैल्यू आएगी, और पावर 4 चली जाएगी तो कितनी नेग्लिजिबल होगी, इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन। तो ये आ गया g ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ये हो गया g स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r cos पाई की पावर 1/2, ये रूट है मतलब पावर 1/2, जी स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, तो जी स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकाल दोगे आप, जी स्क्वायर बाहर निकल गया तो आप बाहर आ गया, रूट के बाहर निकलेगा तो बचेगा जी, ये बच गया 1, इसमें से जी स्क्वायर निकालो तो एक जी तो निकल गया, लेकिन जी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस पाई डिवाइडेड बाई जी की पावर 1/2। अब ध्यान दिए जरा, जो मैं चीज आपने बताने जा रहा हूं ये भी थोड़ी देर पहले हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की चर्चा करी थी, वही चीज है फिर से। 1 यहां पे x की जगह ये वाला टर्म है ना, माइनस जो भी है आपका, इसका एक्सपेंशन करोगे तो अब इस पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अभी तुरंत पढ़ाया आपको मैंने, ये 1 माइनस क्या ना 1 प्लस nx फिर x स्क्वायर, तो x का टर्म तो चलो ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं अपन किसी तरीके से, लेकिन ओमेगा की पावर 4 वो तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी काफी कम होगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर के साथ आपका रेडियस है तो कुछ बैलेंस हो जाए, कुछ ना कुछ पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, लेकिन पावर 4 जब चलिए तो बहुत स्मॉल हो जाएगी वैल्यू, तो इसलिए एक टर्म ले रहा हूं, तो 1 प्लस nx था, तो n की जगह जरा ध्यान दीजिए, आपने बाइनोमियल फॉर्मूला पढ़ा, आपकी कॉपी में है, अगर फॉर्मूला ये पढ़ा था ना, कहां लिखूं मैं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पे x की जगह ये वाला टर्म है माइनस समथिंग जो भी है, जरूरी थोड़ी कि x पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो मत सोचना कह रहे वहां पे फॉर्म में प्लस था, यहां पे तो फिर माइनस बोल रहे, कुछ भी हो सकता है, x के पूरा माइनस ही ले लो। हाँ
ओमेगा स्क्वायर एक टर्म तो चल ले लूं मैं, लेकिन उसके बाद पावर 4 स्क्वायर करोगे आप, इसके बाद स्क्वायर का टर्म आता है ना x के बाद, तो स्क्वायर वाला टर्म ओमेगा की पावर 4, तो जैसे यहां पे नेग्लेक्ट करा था वैसे यहां पे भी नेग्लेक्ट करिए, तो आ गया 1 प्लस एन एक्स, तो n की जगह 1/2 और x की जगह ये रहा टर्म, तो आ गया माइनस 1/2 एन एक्स, तो देखो n की जगह ये और x की जगह ये पूरा था माइनस साइन के साथ, माइनस मैंने बाहर लिख दिया, तो आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर r cos phi डिवाइडेड बाई g। आगे के टर्म्स मैंने नेग्लेक्ट कर दिए, जाहिर है आपका अगला टर्म लेता मैं तो मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ता, तो ओमेगा की पावर 4 काफी नेग्लिजिबल होती वैल्यू, इसलिए मैंने वो नेग्लेक्ट कर दिया। देखिए आपने इसी वाले सेशन के अंदर इस बायनोमियल एक्सपेंशन को आपने 2 बार देखा, ये 2 यहां से कैंसिल, अब मैं कहां लिखूं, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी से आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लें, मैं मिटा के यहां पे ऊपर लिख रहा हूं। तो जो बायनोमियल एक्सपेंशन देखा अभी अपन ने वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने यहीं पर देख लिया 2 बार, आगे भी फिजिक्स में ऐसे अप्रोक्सीमेशंस की पड़ती है जरूरत, तो जरा ध्यान देना, थोड़ी सी चीजें संभालना। मतलब यहां से वही आगे जी को अगर अंदर भेज दूं मैं, अगर जी को इस ब्रैकेट के अंदर भेज दूं तो आ गया जी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1, यह आ गया जी माइनस, ध्यान देना जरा, जी अंदर भेजोगे यहां डिनोमिनेटर में जी, तो जी कड़ी आएगा, कितनी आएगी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई। आर क्या है, इसके सर्कुलर मोशन का रेडियस जो किसके बराबर है, आर ई कॉस फाई के, ये आर की जगह है अपने पास आर ई और का रेडियस कॉस फाई, तो रख दें यहां पे, तो जी ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई यहां से, रख दें। दूसरा मार्कर चूज कर रहा हूं मैं, जल्दी से ये सेशन हो जाए। ये जी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की जगह पे आर ई कॉस पाई इंटू कॉस पाई, तो ये रहा जी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस इंटू कॉस, यह आ गया कॉस स्क्वायर पाई। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से अगर आप अर्थ के रोटेशन को भी कंसीडर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये रही आपके सामने। अब इक्वेटर पे, पोल्स पे, ये सब चीजें आपको पूछते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, देख लो। इक्वेटर पे रहोगे मतलब यहां ये है ना इक्वेटर, आपको इक्वेटोरियल लाइन ये है, तो इक्वेटर पे रहोगे तो 5 घट के कितना हो जाएगा 0, और पोल्स पे चले जाओगे तो 5 बढ़ के कितना हो जाएगा 90, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो एट इक्वेटर पे फाई इज इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, तो यहां रख देंगे, तो जी ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, डायरेक्ट लिखा मैंने, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। फाई 0 है तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी 1, फाई अगर 0 तो कॉस फाई की वैल्यू 1, तो इक्वेटर पे ये रही वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और एट पोल्स पे फाई इज इक्वल टू 90, और 90 लेंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो जी ट्रिपल डैश जो है वो आपका मिल जाएगा जी के बराबर। ये देख लें आप, फाई 0 तो cos फाई 1, तो बच गया सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आ रही, फाई अगर 90 तो cos 90 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बच गई वैल्यू सिर्फ जी। मतलब इक्वेटर से पोल्स तक अगर बढ़ते हैं अपन, अगर आप देखें कि इक्वेटर से पोल्स तक अगर बढ़ रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम कहां पे है पोल्स पे, और मिनिमम कहां है इक्वेटर पे। तो हम अमूमन जो क्वेश्चंस बना रहे होते हैं हर जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आप रोटेशन का इफेक्ट कंसीडर करोगे तो फाई पे डिपेंड करेगा, ओमेगा पे डिपेंड करेगा, वो दो चीजें वो बता देंगे, तो हम भी बता सकेंगे उनको कि उस जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है कितनी। तो इस वाले वीडियो सेशन में आपको बताया मैंने कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे कैसे वेरी करेगी,
हाइट पे कैसे वेरी करेगी और अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट कंसिडर करें तो कैसे वेरी करेगी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।